डियर स्टूडेंट, प्लस वन क्लास साइंस की आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट चैप्टर ए इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। तो प्लस वन में जिन बच्चों ने साइंस ली है उनके लिए पहली क्लास है फिजिक्स और सबसे पहला टॉपिक है साइंस। तो साइंस कम्स फ्रॉम ए लैटिन वर्ड सेंटिया। सेंटिया का मीनिंग होता है टू नो। यानी कि किसी चीज के बारे में जानना, किसी चीज के बारे में जानना यानी कि उसके बारे में नॉलेज लेना। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है कोई सेंटिया, उसका मीनिंग होता है टू नो, यानी किसी के बारे में जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो जो साइंस है दिस इज नॉलेज, दिस इज नॉलेज। ये एक ज्ञान है। क्या है ये? ज्ञान। ठीक है, और एक खास तरह का स्पेशल ज्ञान है। वैसे तो सभी तरह का ज्ञान होता है अलग अलग फील्ड में। जैसे आप जीके बोलते हो, जनरल नॉलेज। ठीक है, क्या है ये? जनरल नॉलेज। और ये क्या है अपना साइंस, ये भी आपकी नॉलेज ही है, लेकिन उसमें खास हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये सिर्फ वो नॉलेज है जो आप ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट करके जो आप गेन करोगे, जो आप क्या करोगे, यानी नॉलेज तो है, जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से नॉलेज आप लोगे उसी को क्या बोलेंगे हम? साइंस। बाकी को हम साइंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्या ये क्या है सर? ऑब्जर्वेशन का मीनिंग जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप ऑब्जर्व कर रहे हो यानी निरीक्षण करना। क्या करना? निरीक्षण करना। एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट का मीनिंग प्रैक्टिकल। जैसे आप क्या करते हो लेबोरेटरी में, प्रैक्टिकल करते हो, परीक्षण करना। यानी वो ज्ञान जो सिर्फ निरीक्षण और परीक्षण के ऊपर आधारित है, वो करके लिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? साइंस। इनमें क्या होगा जी भाई? इनमें पहली बात तो ये होगी कि जो आप ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे वो ट्रू होगा। क्या होगा? वो ट्रू। ठीक है, क्योंकि उसकी फॉल्स होने की गुंजाइश नहीं रहती। जब आपने अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाल लिया, आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, दोबारा रिजल्ट निकाल रहे हो, फिर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, फिर रिजल्ट निकाल रहे हो, हर बार आपका रिजल्ट सेम आता है। अब रिजल्ट सेम आता है, इसका मीनिंग क्या है? ट्रू है। ये तो आपके साथ भी होता होगा। मान लिया आप मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, आपने आंसर निकाल दिया, एक बार आंसर आ गया, आपने दोबारा निकाला, वही आंसर आ गया, तीसरी बार निकाला, वही आ गया, फोर्थ टाइम निकाला, वही आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि आपका क्वेश्चन क्या है? सही है। और हर बार अलग अलग आपका आंसर आ रहा है, इसका मीनिंग ये है कि आपका क्वेश्चन गलत है कहीं ना। आपकी बात समझ में आई? तो क्या है? साइंस नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से यानी कि ट्रू वाली नॉलेज गेन कर सकते हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? साइंस। तो ये डेफिनेशन आपकी बुक के फर्स्ट पेज पे है। साइंस इज नॉलेज व्हिच ह्यूमन गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली। कि ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट करके जो ज्ञान लेते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज हो एक सिस्टम से। क्योंकि साइंस का अपना क्या है? एक सिस्टम है, बगैर सिस्टम के आपके समझ में नहीं आएगा। इस सिस्टम का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे एक बात बताओ आपको, आपने किसी आपके छोटे भाई बहन को काउंटिंग सिखानी है, तो सिस्टम तो ये है ना, उससे आप सिखाओ पहले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आप सिखा दोगे कि दिस इज 11 12 13 14, यानी कि 10 होने के बाद ये रिपीट करनी है 1 2 3 4 6। ये एक सिस्टम है, आसान रहेगा ना सिखाना। और कोई सिखाने लग जाए भाई पहले 7 उसके बाद में 18 फिर 25 है
फिर 36 इस तरह से सिखाने लग जाए कोई 100 तक काउंटिंग, तो क्या आपका जो छोटा भाई या बहन है सीख पाएगा क्या? क्योंकि कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऐसे सिस्टम से जल्दी सीखेगा। तो हमारा साइंस का एक सिस्टम है और उस सिस्टम से चलेंगे और उस सिस्टम के हिसाब से जो नॉलेज होगी उसी को क्या बोलते हैं साइंस। क्लियर? नेक्स्ट। तो इस तरह से जो नॉलेज है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही क्या है, बड़ी है। और जब भी कोई चीज बड़ी हो जाती है ना, हम उसको कैटेगरी बना देते हैं। क्या बनाते हैं? कैटेगरी। जैसे आपका सिलेबस है उसको भी हमने क्या है, यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। अब फिजिक्स में अपने पास फिजिक्स है, बड़ा सिलेबस है, हमने उसको 10 यूनिट में डिवाइड कर रखा है प्लस 1 फिजिक्स में। ऐसे ही केमिस्ट्री में, ऐसे ही मैथमेटिक्स में। तो अब ये साइंस तो बहुत ही वास्ट है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नॉलेज है। तो हमने इसको किसमें बदल दिया, डिवाइड कर दिया कैटेगरी में। तो मेन दो ब्रांच है साइंस की, एक तो आपकी फिजिकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है? Science is characterized into, first is the physical science और दूसरी फिजिकल साइंस में क्या आता है? फिजिकल साइंस इज ए साइंस डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, विद नॉन living things. And biological science, you know, this is the science of living things, है ना जी? साइंस ऑफ लिविंग थिंग, यानी जिनमें जीवन है, वो तो क्या है? बायोलॉजिकल साइंस, जीव विज्ञान। जिसमें जीवन नहीं है, निर्जीव है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल साइंस। यानी जो भी नॉलेज सजीव के लिए है, दिस इज बायोलॉजिकल साइंस। निर्जीव के लिए है, वो क्या है जी? फिजिकल साइंस। तो अपनी जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? नेचर पढ़ते हैं। तो नेचर पढ़ते हैं तो फिजिक्स किस में आई आपकी? फिजिकल साइंस में आई, क्योंकि इसमें जीव नहीं है। कहने का मीनिंग, दिस इज नॉन लिविंग साइंस। एंड और बाकी बहुत सारी ब्रांच हैं, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियोलॉजी हो गया आपका अध्ययन, ये सभी क्या है? फिजिकल साइंस, नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल में बॉटनी है, जूलॉजी है, बहुत सारी है। तो फिजिक्स इंक्लूड इन द फिजिकल साइंस। ठीक है? और फिजिक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फिलुसी, एफ यू एस आई एस। इट्स मीनिंग इज नेचर, इट्स मीनिंग इज नेचर, यानी प्रकृति से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है? प्राकृतिक से रिलेटेड, अपने आप जो होने वाले फिनोमिने हैं, जो नेचर में अपने आप होते हैं, वो किस में आते हैं? फिजिक्स में। तो अपना सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स। तो फिजिक्स की आपको डेफिनेशन मिलेगी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। फिजिक्स द, बहुत सारी ब्रांच है ना भाई, जैसे केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, बॉटनी है, बहुत सारी ब्रांच है साइंस की। तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ ए साइंस which deals with study of nature and natural phenomena, यानी प्राकृतिक और प्रकृति में होने वाली जितनी घटनाएं हैं उनके बारे में, जितनी इवेंट्स हैं उनकी जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं? फिजिक्स। प्रकृति में होने वाली घटनाएं क्या क्या है? जैसे जो अपने आप होती हैं, बारिश के बाद आपने रेनबो देखा है? क्या कोई बनाता है क्या? उसको अपने आप बनता है, नेचर है, नेचुरल है। तो रेनबो है, इसमें स्टडी करेंगे फिजिक्स में कैसे बनता है। आप देख पा रहे हो, ठीक है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सारी चीजें जो भी आपकी नेचुरल होती हैं सभी किसमें आती हैं? फिजिक्स। तो फिजिक्स की डेफिनेशन भी आप यहां से याद कर लो। ठीक है? आगे है फिजिक्स के मेन दो डोमेन हैं, वो बता दूंगा आपको।
एक्साइटमेंट टॉपिक मिलेगा आपको इसमें, स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो दो, एक तो मैक्रोस्कोपिक डोमेन और एक माइक्रो। देखो एज नेम सजेस्ट माइक्रो, माइक्रो मींस आपने माइक्रोस्कोप सुना होगा 10th में, छोटी चीजों को बड़ा करके आप देखते हो लेंस की हेल्प से, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या आता है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में क्या आता है, ऐसी चीजें जो आप नेक्ड आई से नहीं देख पाते, जिसको देखने के लिए किसका यूज होता है, आपके माइक्रोस्कोप का यूज होता है। वो किसमें आते हैं, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। और मैक्रो, MACRO, मैक्रो का मीन बड़ी, बड़े वाले ऑब्जेक्ट जिनको आप नेक्ड आई से देख सकते हो, उनको किस में लेंगे, मैक्रोस्कोपिक डोमेन में। This physics which is related to macroscopic domain is called classical. Classical physics. This is developed before 1900. यानी जो क्लासिकल फिजिक्स है, बड़े ऑब्जेक्ट की फिजिक्स है, इससे रिलेटेड है, वो कब डेवलप हो चुकी, बिफोर यानी 1900 से पहले पहले, ठीक है। और वो किस, क्या बोलते हैं उसको, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल का मीनिंग पुरानी, क्या है, पुरानी। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक, दिस इज मॉडर्न, मॉडर्न फिजिक्स। दिस इज डेवलप्ड आफ्टर 19, यानी जो 1900 के बाद में डेवलप हुई है, आई है। क्यों भाई, क्योंकि पहले तो आपके पास माइक्रोस्कोप ही नहीं था। जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ उसके बाद ही तो हम इसको स्टडी किया है। तो ये आपकी मॉडर्न है, नई है, आधुनिक है, और ये क्या आपकी पुरानी है, क्लासिकल है, जो 1900 से पहले पहले डेवलप हो चुकी, और ये 1900 के बाद में डेवलप हुई, ठीक है। तो ये आपके मैक्रो। अच्छा, अब आगे आपको ये मिलेगा टॉपिक कि फिजिक्स रिलेटेड टू अदर साइंसेस। तो आप इनको पढ़ लेना, कोई खास बातें नहीं है भाई। दूसरी साइंस से कैसे रिलेटेड है, तो पहले दे रखा होगा कि केमिस्ट्री से कैसे रिलेटेड है। तो केमिस्ट्री के अंदर आप क्या पढ़ते हो, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, पीरियोडिक टेबल। उसके अंदर क्या, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को आपने अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर और देयर प्रॉपर्टी आपने जचा रखा है। सबसे पहले हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर लिथियम, इस तरह से इनकी सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग है। तो पीरियोडिक टेबल कहां है, केमिस्ट्री कहां से शुरू होती है, पीरियोडिक टेबल से। और पीरियोडिक टेबल में जो ये एलिमेंट अरेंज कर रखे हैं, ये फिजिक्स की हेल्प से ही अरेंज हुए हैं। फिजिक्स ने ही इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग में फैक्टराइज करके अलग अलग टेबल बनवाई। तो इस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल से, बायो से भी रिलेटेड है, क्योंकि जो सैंपल आप लेते हो, मान लिया किसी ह्यूमन के कोई इसी तरह का डिजीज हो जाता है, हम उसका सैंपल ले लेते हैं, फिर क्या करते हो, उस सैंपल को लेबोरेटरी में भेजते हैं। लेबोरेटरी में क्या है, वहां पर हाई मैग्नीफाइंग ग्लास है, माइक्रोस्कोप है, उनसे सेल्स वगैरह का पता चलता है कि क्या डिजीज है, फिर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो फिजिक्स के बगैर बायोलॉजी भी नहीं चल सकती। हाँ, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट टूल है। हम बहुत सारे केसेस में मैथमेटिक्स की मदद लेते हैं जब हमने एक्सप्रेशन निकालना होता है। हर जगह मैथमेटिक्स फिजिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आप ये देखो, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सम इंपॉर्टेंट या ग्रेट साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन। भाई कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसकी एक टेबल बना रखी है, आप उनको देख लेना, रटने नहीं है, वैसे पढ़ लेना, आपके याद हो जाएगा। इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका फंडामेंटल फोर्सेस।
हाँ तो फंडामेंटल फोर्सेस आपका मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। पढ़ना तो हमने नेचर ही है, यानी प्रकृति पढ़ना फिजिक्स में। देखो वैसे तो पहली बात तो फोर्स क्या होता है, सभी को पता है फोर्स क्या होता है। दिस इज पुल और पुश। क्या है? पुल और पुश है, जो बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अब वैसे तो फोर्स बहुत तरह की होती हैं, लेकिन जो मेन है फंडामेंटल का मीनिंग क्या होता है? मुख्य रूप से, मूलभूत चार कैटेगरी में मीनिंग को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकंड इज वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, थर्ड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस एंड फोर्थ इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। हमने ये एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना है। एक टॉपिक और मैं छोटा आपको बताना चाहता हूं, मास क्या होता है। बहुत बार बच्चे मास से कंफ्यूज होते हैं। देखो मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी, किसी भी ऑब्जेक्ट में क्वांटिटी ऑफ मैटर है। क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। आपको पता है कि एवरीथिंग इज कंसिस्टिंग ऑफ मैटर, solid, liquid, gas, everything in this universe is consisting of matter. मैटर की तीन स्टेट है, solid, liquid और gas। तो कोई भी बॉडी है, उसके अंदर कितना मटेरियल लगा हुआ है, हम क्या बोलते हैं इसको? उसका मास। क्या बोलते हैं? मास। कि किसी भी ऑब्जेक्ट में मटेरियल की कितनी क्वांटिटी लगी हुई है, दिस इज मास। हाउ मच, जिससे ऑब्जेक्ट बना है, बॉडी बनी है, उसमें कितना मटेरियल यूज हुआ है बनाने में, वो क्या है? उसका मास है। जैसे देखो ये आपकी डायरी है, किसकी बनी हुई है? पेपर। क्या है इसके अंदर? पेपर लगा हुआ है। और ये बुक भी किसकी बनी हुई है? पेपर की। अब मैं आपसे पूछूंगा कौन सी में पेपर ज्यादा लगा हुआ, आपको वैसा इस बुक में ज्यादा है, तो यानी इसका मास क्या है? ज्यादा। और इसका मास क्या है? कम। क्योंकि इसके अंदर पेपर की जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और इसके अंदर क्या है? कम है। इसका मास क्या है? ज्यादा। ठीक है। आपके पास मान लिया पत्थर है दो, एक छोटा स्टोन है और एक बड़ा है, तो मैं पूछूंगी किसका मास ज्यादा है? आप कहोगे सर बड़े वाले का ज्यादा है, क्योंकि उसमें जो डस्ट वगैरह जो भी है मटेरियल लगा हुआ है वो क्या है? ज्यादा। उसका मास क्या है? ज्यादा। देखो वेट अलग होता है, वेट तो एक तरह से फोर्स ही है, हम बाद में बात करेंगे। कई बार बच्चे वेट और मास में कंफ्यूज रहते हैं, तो कल जब हम फर्स्ट टाइप की फोर्स करवा देंगे ग्रेविटेशन, तो हम मास में और वेट में डिफरेंस भी बता देंगे। ठीक है, तो मास सबके समझ में आया कि नहीं भाई? किसी भी ऑब्जेक्ट में, मान लीजिए फैन है, तो फैन में जितना मटेरियल लगा हुआ है वो क्या? उसका मास है। आपके बात समझ में आ गई? ठीक है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का बना हुआ है। ठीक है, ये चेयर है प्लास्टिक की, तो चेयर में ज्यादा प्लास्टिक यूज हुआ बनाने में, तो उसका मास क्या है? ज्यादा। और इसका मास क्या है? कम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मटेरियल लगा हुआ है वो क्या होता है? उसका मास। ठीक है। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी में मास ना हो? इज इट पॉसिबल? नॉट, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि अगर कोई बॉडी है, किसी की एक्सिस्टेंस है, तो यार कुछ ना कुछ की तो बनी होगी, कुछ ना कुछ मटेरियल तो यूज हुआ होगा उसको बनाने में, बस उस मटेरियल को ही क्या बोलते हैं? मास। अगर मटेरियल नहीं हुआ तो फिर इसका मीनिंग तो बॉडी भी तो नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट भी तो नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी बॉडी का, किसी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, लेकिन वेट जीरो हो सकता है। वेट जीरो हो सकता है, वेट माइनस में भी हो सकता है, लेकिन मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ना नेगेटिव हो सकता। मास ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि कोई बॉडी है तो कुछ ना कुछ मटेरियल तो बनी है, और वो मटेरियल क्या है? उसका मास है। अगर मटेरियल नहीं तो बॉडी भी नहीं है, तो फिर मास होगा कहां से? तो मास सभी में होता है। तो आपका ये फर्स्ट लेक्चर था, कल आपका सेकंड स्टार्ट।